ठीक है। वर्क डन बाय ए स्ट्रेच्ड वायर, वर्क डन इन स्ट्रेच्ड वायर, बाय नहीं होगा। ये देख लीजिए, वर्क डन इन स्ट्रेच वायर, क्योंकि वायर जो स्ट्रेच है उस पर वर्क हो रहा है और इसी में पोटेंशियल एनर्जी इंगेज होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। सब खुश हैं, सब अपने जीवन में खुश हैं, सब लोगों ने अपने जीवन में खुश रहने का कारण खोज लिया है, खोज लिया है ना, सब खुश हैं। कारण ऐसा मिला है कि बिना कारण के खुश हैं। ठीक है, सब लोगों ने अपने जीवन में अनुलोम विलोम करना सीख लिया है। खुशी का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि खुशी आज यहाँ नहीं है। ठीक है, क्लास आज 200 ग्राम हल्का महसूस कर रहा है। ठीक है, हेडिंग है कि वर्क डन इन स्ट्रेच्ड वायर, या कह लीजिए कि जो हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके लिए जो अमाउंट का वर्क होगा, अमाउंट ऑफ वर्क होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना अमाउंट का वर्क होगा स्ट्रेच वायर में वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में फिलअप हो जाएगा। मतलब वायर पर जो भी वर्क होगा, वायर क्या चाहेगा, वो एक्सपैंड नहीं होना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब इंगेज होता है, पोटेंशियल एनर्जी फीचर में कब आता है, यदा यदा ही, मतलब जब जब बॉडी पर फोर्स लगता है और उसके शेप एंड साइज या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से, सुने हैं, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम नाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुने हैं, सुने हैं कि नहीं? तो जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म मतलब यहां शेप एंड साइज, जब जब किसी बॉडी के शेप एंड साइज में या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तब तब उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, वो भगवदगीता से इसको कनेक्ट कर लिए ना, किए कि नहीं किए? भगवदगीता में क्या कहा गया? जब जब धर्म की हानि होगी, जिस जिस युग में, जिस जिस काल में धर्म की हानि होगी, उस काल में जिस पर अन्याय हो रहा है उसके प्रति, और जो अन्याय कर रहा है उसके विरोध में मैं आऊंगा, मैं प्रकट लूंगा, मैं हर युग में आऊंगा और हमेशा आता रहूंगा। नहीं समझे? परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। समझ पाए? नहीं समझ पाए? ये भी निकल गया ऊपर से। तो उसी में कहा गया है कि जो अधर्मी है उसके विरोध में और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका रक्षा करने के लिए, और हर युग में मैं आऊंगा और आता रहूंगा, ताकि धर्म का चक्र जो है वो, आप पूजा पाठ करें ना करें, आप जीवन में कुछ भी करें, लेकिन कर्म नहीं कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? यदि कुंभ में जाने से जीवन में सब कुछ मिल जाता, यकीन मानिए आप लोग से सबसे पहले हम दौड़ते, लेकिन कुंभ में जाने से कुछ नहीं मिलता है। एक, हाँ, बोरिंग रोड भी जाने से मिल जाता है तो आपसे पहले, तो मेरा बगल में है, मेरा बचपन ही बोरिंग रोड में बीता है। समझे? तो जीवन में कुछ हासिल हो जाता है कि नहीं? समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कर्म, जो यहां पर अभी करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि एक हमारे पास एक रॉड है जो शुरुआत से हम लोग लेके चले हैं, और उस रॉड का लेंथ इनिशियली मान लेते हैं L है। ध्यान से कहानी की तरह सुनिएगा, कोशिश करेंगे कि कहानी की तरह आपको याद हो जाए।
ठीक है, ये उसका कौन सा एक्सिस कहलाएगा? वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाएगा। और यदि उसका क्रॉस सेक्शन हम बनाना चाहें तो ये उसका क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इस एक्सिस को हम क्या मान रहे हैं? एक्स। ये वाई एक्सिस होगा, यहीं पे ड्रॉ कर दे तो ये वाई एक्सिस होगा, और ये सेंटर पॉइंट है तो यहां से ये जेड एक्सिस होगा। क्या होगा? तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर, और क्रॉस सेक्शन का प्लेन किस प्लेन में है? क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो किस प्लेन में है? वाई एक्स में, वाई जेड में। और यदि उसके एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लगा, तो उस फोर्स को हम, एफ को हम टेंसाइल फोर्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब कहानी क्या होगी, ध्यान सुनिएगा। तो ये फोर्स के कारण उसके लेंथ में चेंजेस आएगा ना। बहुत डीप से समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके लेंथ में चेंजेस आएगा उस फोर्स के कारण। आप ये बात को मानते हैं? तो आप इस बात को ही मानते होंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या वैरी करेगा। इस पॉइंट को हम O मानते हैं और इस पॉइंट को हम O डैश मानते हैं। तो आप मान के चलते हैं कि यहां से यहां जाने में टोटल लेंथ उसका जो है, अभी टोटल लेंथ नहीं लेते, हम इसको अभी हटा के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैसेज का अलर्ट आ गया है। ठीक है, ओहो, हर्ष 2 का है, तुम्हारा है मैसेज अलर्ट? ठीक कर दो, नहीं तो हम अलर्ट लगा देंगे लंबा। हम तो ऐसा अलर्ट लगाएंगे ना कि धूम 2 याद आ जाएगा। ठीक है, धूम 2 देखे हैं आप लोग? क्या जीवन में किए हैं अभी तक? अभी तक अपने जीवन की सफलता क्या है आपकी? हाँ, अभी तक यदि आपसे पूछा जाए, कभी इंटरव्यू मान लीजिए गलती से हो गया, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, यदि आप नहीं चाहेंगे तो क्यों इंटरव्यू होगा। मान लीजिए गलती से आपका इंटरव्यू हो गया, आप एक ही रातों रात आपका एक वीडियो वायरल हो गया, मात्र 76 मिलियन व्यूअर्स बन गए आपके। ठीक है, एक दिन में आप वायरल हो गए, तो आपका इंटरव्यू हो रहा है मान लीजिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो क्या जवाब होगा? आ? अरे तो वो तो कोई आदमी खाना भी खाता रहता तो हो जाता है उसका। इससे पहले की क्या सफलता रही? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अभी तक मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि अभी तक मेरी कोई सफलता नहीं है। मैं कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे सिचुएशन आया कि मुझे सफल होने का मौका मिला, लेकिन मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, ऐसे कैसे, सफल होने का भी समय है, अभी वो समय नहीं आया है। क्या हो सकता है ना? देखो, वो अपने आप में सफल है। ढक्कन से पानी पी रही है, बताइए। समझ गए? हाँ, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए खास करके अभी तक में क्या ऐसा चीज है जो आपने बहुत अच्छे से कर लिया हो? यदि आपसे पूछा जाए, कोई बात नहीं, कोई भी चीज बताइए जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपका मेरे से सामना नहीं हुआ है। बताइए, कोई तो ऐसा होगा, सर मैं टेबल टेनिस बहुत बढ़िया खेलता हूं या खेलती हूं, या फिर हम ये अच्छा से कर सकते हैं। हाँ, ये सुनना रह गया था, लूडो। कुछ दिन में आ जाएगा फिर गुल्ली डंडा। बोलिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इसका जवाब है? हो गया? ठीक है, वाईजेड प्लेन में है। अब वाईजेड प्लेन में, और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो फोर्स किस प्लेन में या किस लाइन के एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, मेंबर को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेच्ड जो वायर लिखा हुआ है, ये वायर है एक तरह से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो वायर स्ट्रेच्ड हो रहा है। स्ट्रेच मतलब एलोंगेशन आएगा उसमें। तो उस केस में हमको पता करना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो कितना वर्क करेगा, और वही वर्क क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब आता है?
जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है और उसके शेप एंड साइज में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग ने वो एरो का लिया था हमने एग्जांपल, जिसमें हमने एरो को स्ट्रेच किया, जैसे वो बो का जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रेच हुआ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यहां पर क्या होगा कि यहां पर वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का लेंथ नॉर्मल लेंथ है, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ना ही उसमें कोई स्ट्रेच हुआ है वो। तो यहां पर ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम एल मानते हैं। ध्यान समझिएगा, जो पॉइंट हम बताना चाहते हैं वो समझ लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। अब यहां पर क्या ये लेंथ एल है, वो पॉइंट अनस्ट्रेच पोजीशन है, तो यहां पर इसमें बोलेंगे कि नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल लेंथ है ऑफ द वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, फोर्स लगा जिस कारण से उस पर एक्सपेंशन हुआ, तो इस लेंथ को हम डेल्टा मान सकते हैं। डेल्टा क्या है, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा आपको चेंज इन लेंथ मिलेगा। तो फाइनल लेंथ कितना मिलेगा, एल इनिशियल कितना होगा एल, और एल फाइनल कितना होगा एल प्लस डेल्टा होगा। तो इसलिए डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल प्लस डेल्टा माइनस एल, डेल्टा मिलेगा डेल्टा एल। ठीक है, अब हमको एक चीज ये बताइए कि क्या ओ पॉइंट पर जो फोर्स लगा, उस फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड था, क्या ओ डैश पर जो फोर्स पहुंचा सेम मैग्नीट्यूड का था या अलग अलग था? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहा होगा या अलग अलग रहा होगा? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फोर्स ये ओ पॉइंट पे था, उस समय लेंथ तो एलोंगेशन था नहीं, लेंथ नॉर्मल लेंथ था, तो जब फोर्स लगा जिस कारण से इसके लेंथ में एक्सटेंशन हुआ, लेंथ इंगेज मतलब कि एलोंगेट हुआ, तो ये ओ पहुंच करके ओ डैश आ गया। तो फोर्स जो लगा होगा ओ पॉइंट पर और एफ ओ डैश पॉइंट पर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा होगा या अलग लग रहा होगा? कहां पर ज्यादा होगा? ओ डैश पे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ओ पॉइंट पे फोर्स लगेगा, ये मेंबर जो है वो उस फोर्स को अपोज करेगा और उसके कारण इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि ये आगे एक्सपेंड करे, तो उसको ओवरकम करके उससे ज्यादा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा, सो दैट कि वो उसके इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट में एक्सपैंड करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। पहले 0 न्यूटन था, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500 न्यूटन, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा उसको आगे एक्सटेंड करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब मेंबर ओ पॉइंट से ओ डैश पहुंचा तो फोर्स कांस्टेंट नहीं था, तो क्या वर्क जो होगा वो वर्क कैसे निकलेगा? हमको वो वर्क देखना पड़ेगा। दो तरह का वर्क हमने देखा था, एक वर्क जो कि कांस्टेंट फोर्स के कारण मिलता है, ठीक है, और एक वर्क जो कि वेरिएबल फोर्स के कारण मिलता है। जहां फोर्स वेरिएबल होता है वहां इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, याद है? ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग इसको थोड़ा नीचे लेते हैं और यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। यहां से x दूरी पर हम एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं। ये क्या है? ये स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ लेंथ या चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, वायर ऑफ थिकनेस dx। dx क्या है? यहां से हमने x दूरी पर dx छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया है जो कि उसके एक्सटेंशन में है, ठीक है, और ये जो छोटा सा लेंथ लिया है ये o पॉइंट से o पॉइंट o डैश तक हम वैरी करा सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो वर्क होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वैरी करेगा, क्योंकि फोर्स वैरी कर रहा है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं लेट dw बी द स्मॉल elemental
elemental work done by variable force कौन सा F for change in length, change in elemental length कौन सा होगा dx। तो हम क्या लिखेंगे dw बराबर क्या होता है f dx होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। ठीक है, तो यहां ले सकते हैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और dx भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा cos 0 कितना, तो यहां आइए, तो यहां dw इज इक्वल टू हो जाएगा f dx cos 0। ठीक, अब हमको एक चीज बताइए कि यहां फोर्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे। इस मटेरियल जो हमारा मेटल रॉड है, मेटल वायर है, इसका जो यंग्स मॉडुलस हम क्या मान रहे हैं ई, उसका यंग्स मॉडुलस हम क्या मान रहे हैं ई, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा यंग्स मॉडुलस। हम इसका जनरल ई मान रहे हैं, यदि कास्ट आयरन होगा तो उसका पर्टिकुलर होगा, वो आप एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, इस चैप्टर में आपको एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उसको देखिएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वो आपको देगा ई का वैल्यू, ई का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, वो देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहां पर ई हमने मान लिया, तो हम पता है हमको कि फ्रॉम हुक्स लॉ से हम क्या जानते हैं, तो उस हुक्स लॉ के अनुसार हम क्या E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम सिग्मा बराबर लिखें तो E इंटू एप्सिलॉन, तो सिग्मा की जगह पर हम क्या लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू E, और ये डेल्टा बाई एल होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें dx लेंथ में चेंजेस आया है, तो वो कितने लेंथ पर है वो बोलिए x बाई एल पर है। मतलब जब वो फोर्स ले रहे हैं जो कि जिस समय वो फोर्स काउंट कर रहे हैं उस समय बॉडी ये रॉड जो है वो एलोंगेट कितना है x है। ठीक है, और वो कहां तक जाएगा, ये जो x है x वैरी कहां से कहां तक करेगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा। x का वेरिएशन कहां से कहां होगा, यदि वो O पॉइंट पे होगा तो x 0 होगा, और यदि वो O डैश पॉइंट पे होगा तो x किसके बराबर होगा डेल्टा के बराबर होगा, इसलिए x वैरी इनके बीच में करेगा, है ना, समझ पाए ये बात। तो अभी हम ले रहे हैं उस पोजीशन पे जब उसका x लेंथ कितना चेंज हुआ है x, चेंज इन लेंथ कितना है x, और ओरिजिनल लेंथ। अब इस जगह पर यहां से हम f बराबर क्या लिखेंगे, f बराबर लिखेंगे ई ए एक्स बाई एल। इक्वेशन नंबर इसको 1 कहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, ये समझ पाए। अब 2 का वैल्यू हमको फर्स्ट में पुट करना है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा dw इज इक्वल टू f की वैल्यू यहां से आएगी ई ए एल इंटू एक्स इंटू dx लिख सकते हैं। अब हमको कंप्लीट एरिया के लिए कंप्लीट वर्क चाहिए, फॉर कंप्लीट वर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू एफ ए बाई एल इंटू एक्स इंटू dx, और ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से w होगा तो x कहां से वैरी करेगा 0 से डेल्टा होगा, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया dw इज इक्वल टू 0 से ये w होगा तो यहां पर f फाइनली a बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, ये कहां से कहां वैरी करेगा 0 से डेल्टा वैरी करेगा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w
लिमिट 0 से W, और यहां F कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन x dx 0 से कितना डेल्टा, तो W माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए एल। ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से डेल्टा, तो W इज इक्वल टू हो गया एफ ए बाई एल इंटू, कुछ छूट रहा है क्या इसमें, F के साथ E भी तो छूटेगा, E भी तो है, E छूट रहा है, E रहेगा। ठीक है, और यहां बाई 2, और यहां एक्स स्क्वायर की जगह डेल्टा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ई एफ ए बाई एल इंटू डेल्टा स्क्वायर। ये क्या हुआ, कुछ समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? ये कितना है, ये अमाउंट ऑफ दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन by the external load on wire 2 stretch it by delta length। समझ पाए? अच्छा, इस केस में कुछ उल्टा लिख दिया क्या, हम एक गलती लिख दिया ना, ई ए होगा ना, ई ए होगा, एफ नहीं होगा। समझ पाए क्यों नहीं होगा? अरे एफ ही को तो रिप्लेस किए हैं वहां से, एफ ही का वैल्यू यहां पुट किए है ना, तो ई ए एक्स बाई एल ही तो होगा। समझ गए? तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया इसमें 1/2 ई क्या है, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, अलग अलग मटेरियल का यंग्स मॉडुलस अलग अलग होगा। ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है, उसका ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा क्या है, उसका एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ। मान लीजिए कि चेंज इन, मान सपोज करें कि लेंथ 100 सेंटीमीटर है और लेंथ में चेंज 2 सेंटीमीटर का आया है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल रहेगा, उसके लिए ई का वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो उसके लिए वर्क भी अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब यदि एक 100 सेंटीमीटर का हमारे पास एल्यूमिनियम का वायर है, उसको 2 सेंटीमीटर से हम एक्सटेंड करा रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्क होगा, यदि 100 सेंटीमीटर का कास्ट आयरन रखेंगे और उसको 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड कराएंगे, तो उसके लिए वर्क अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ई का वैल्यू अलग अलग होगा। हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, लेंथ सेम हो, और एलोंगेशन सेम हो, लेकिन यदि ई चेंज कर गया तो डब्ल्यू भी चेंज करेगा। ऑब्वियसली कास्ट आयरन का ई का वैल्यू एल्यूमिनियम के ई के वैल्यू से ज्यादा होता है, वो ज्यादा रेसिस्ट कर पाता है, इसीलिए उसको उतने ही लेंथ से एलोंगेट कराने के लिए हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इतना ही, ये जो अमाउंट है यही अमाउंट उसके अंदर स्टोन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब आप रिलीज करेंगे यहां से, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। गेन कैसे करेगा, गेन गेन इसलिए करेगा क्योंकि इतना अलोंगेशन उसके अंदर हुआ है, और वो जो रॉड, जो वायर है, वो स्ट्रेच्ड है। अब वो चाहेगा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करना, उसके लिए वो वर्क करेगा। उस केस में जब यहां से फोर्स हटा देंगे, तो वर्क उस समय भी होगा, लेकिन उस समय स्ट्रेच वायर वर्क करेगा, अभी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है। समझ गए? जैसे जैसे उसमें एलोंगेशन हो रहा है, उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि आपको पता है कि ये यील्ड पॉइंट के बाद मेंबर पर यदि हम उसको और एक्सटेंड करेंगे, तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं।
अब देखिए यहां पर सिंस W इज इक्वल टू क्या आया है 1/2 E A बाई L इंटू डेल्टा स्क्वायर, यही आया है ना, ठीक है। ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, एल हो गया उसका लेंथ। अब यदि यहां पर इसको हम इस तरह से लिखे W इज इक्वल टू 1/2 ई ए बाई एल डेल्टा स्क्वायर बाई एल, यदि हम नीचे में एक एल ले रहे हैं एल स्क्वायर, तो ऊपर में हमको एक एल लेना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा बाई एल चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन, और उसका स्क्वायर है इसलिए एप्सिलॉन का स्क्वायर होगा। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 E, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएंगे देखेंगे आप। A और यहां पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं A इंटू एल इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए ठीक है। अच्छा A इंटू एल को हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वायर होगा। बहुत लोग नहीं समझे, समझ में आया वॉल्यूम वायर का। तो यहां पर W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 E, और यहां V या फिर E एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू V, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये जो W है यही तो अमाउंट ऑफ वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम U बराबर भी लिख सकते हैं 1/2 E एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू V, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब U बाई V इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन सॉरी E इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 E एप्सिलॉन स्क्वायर है, और कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। अब यहां पर 1/2, चूंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है ना। अब पुट करते हैं 1/2, यहां पर E का वैल्यू कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन आएगा, होगा ऐसा, होगा। तो एक एक्सप्रेशन ये आया, और एक U बराबर क्या हो सकता है, यहाँ E है ना 1/2, अब यहां पर सिग्मा, यहां पर हम एप्सिलॉन की जगह पर E की जगह पर एक और हम तरीका क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा बाई E आएगा ना। तो यहां पर 1/2, यहां E लेकर चले एप्सिलॉन स्क्वायर लें तो U बराबर 1/2, अब यहां पर तो E है, और एप्सिलॉन की जगह पर हम क्या ले सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर ले सकते हैं, सॉरी सिग्मा बाई ई स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो U बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई ई आएगा, आएगा ना। ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अरे हाँ ना बोलो। अब देखिए इसको हम बताते हैं आपको फॉर्मूला पुट करके, ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया, हम पहले देख चुके हैं इसको। इसको उसमें इक्वेशन नंबर हम क्या माने थे 1 2 माने थे, इसको 3 मान सकते हैं, क्या था 2 इक्वेशन तो माने थे हम लोग, इसको 3 मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम 4 ले सकते हैं, कौन सा, इसको 4 ले सकते हैं, सबको कुछ मान लीजिए 4 नंबर। इसको हम 5 ले सकते हैं, ठीक है, और ये पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम ले सकते हैं 6, इसको ले सकते हैं 7, ठीक है, ले सकते हैं ना। अब देखिए अभी लिखना नहीं है, सिर्फ अभी मॉड्यूल निकालिए एक बार।
देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेस्ड वायर इज, क्या ऑप्शन होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वह इज इक्वल टू 1/2। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर बाई एफ, जिसको वो वाई लिया है, आप उसको ई रखिए या वाई रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यंग्स मॉडुलस है। समझ गए? तो 33 का कौन सा होना चाहिए? बी। अच्छा उसके पहले, अच्छा उसको पहले रहने दीजिए, 34 नंबर देखिए, थर्टी फोर नंबर में क्या होना चाहिए? देखिए 34 नंबर कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब हमारे पास दो वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं 34 नंबर। 34 नंबर, तो वायर फर्स्ट और वायर सेकंड, ठीक है। तो टू वायर जिसका क्या सेम है? ई सेम है, तो E1 और इसका E2 है, और वो क्या है? दोनों सेम है, तो दोनों को ई मान सकते हैं। दोनों वायर हैं, दोनों का ई सेम है, तो दोनों को ई मान लिए, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो डायमीटर का रेशियो मान लीजिए इसका डायमीटर D1 है और इसका डायमीटर D2 है, तो क्या D1/D2 इज इक्वल टू 1/2 मान सकते हैं? दिस इंप्लाइज 2D1 इज इक्वल टू D2 होगा, ठीक है। या इसी रेशियो को मेंटेन भी रख सकते हैं, चलिए कोई नहीं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, आर स्ट्रेस बाय सेम लोड, यानी कि फोर्स इसका भी F1 है और इसका भी F1, इसी को हम F मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं सेम फोर्स से। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टू वायर। तो आप इसमें यह समझिए, किसी को भी लेके चलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम लेके चल सकते हैं जिसमें सिग्मा मिल जाए हमको, ठीक है, सिग्मा मिल जाए। हम मान लीजिए इसी को लेके चलते हैं, ये वाला, इसमें क्या क्या मिल सकता है? इसमें हमको फोर्स पर यूनिट एरिया मिलेगा, एरिया से हमको डायमीटर आ जाएगा, फोर्स दोनों के लिए सेम है। एप्सिलॉन है क्या उसमें? एप्सिलॉन के लिए कुछ रेशियो नहीं है। अब आइए थोड़ा और पहले, या फिर इसको लेके चलते हैं, कैसे? देखिए यहां पर U1 मतलब हम फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं जिसका कि पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम हम देख रहे हैं, तो बराबर 1/2। अब आ जाइए सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा 1 का स्क्वायर बाई ई, ठीक है, और बाई U2 बराबर 1/2 सिग्मा 2 का स्क्वायर बाई ई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से 1/2 कैंसिल हो गया, ई से ई चला गया, तो हम दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे? U1/U2 इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर क्या लिखेंगे? एफ स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, क्योंकि एफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, इसलिए एफ मान लिए। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? U1/U2 इज इक्वल टू कितना आएगा? A2/A1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया कैसे डिफाइंड होता है? एरिया कैसे डिफाइंड होता है? देखिए यहां पर A1 बराबर क्या होगा? π/4 D1 स्क्वायर। अरे सर्कुलर वायर है, वायर सर्कुलर होता है ना क्रॉस सेक्शन, तो यदि किसी एरिया, सर्कुलर एरिया हमको लेना होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। हम तो यही रटे हैं सर, ठीक है। तो आर की जगह D/2 कर दीजिए, नहीं समझे? πr², तो पाई आर की जगह पर D²/4, तो π/4D², ठीक है। तो एरिया की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? और A2 क्या होगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा होल वैल्यू का स्क्वायर होगा। अच्छा, जब A2
इसका स्क्वायर करेंगे तो π/4 इंटू D2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब हमको क्या निकालना है, A2/A1 का स्क्वायर निकालना है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, D2 पावर 4 बाई D1 पे पावर 4 बचेगा ना, बोलिए। तो D1, अब ये क्या हो जाएगा, ये A2/A1 कर रहे हैं, तो यहां हमको D2/D1 चाहिए, तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज D2/D1 क्या मिलेगा हमको, 2/1, ठीक है। तो यहां क्या होगा, 2/1 का होल पे पावर 4, तो ये आएगा कितना, 16 कोई ऑप्शन में है, समझ पाए, कहानी समझ पाए आप लोग, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा इधर उधर हम कर दिए हैं, लेकिन भावनाओं को समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा यहां से यहां तक। चलिए उसको लिख लीजिए। बात समझ में आया, चलिए।